बिहारी के नाम से मशहूर चिराग पासवान की पहली पहचान बनी एक फिल्म हीरो के रूप में। लो, आगे तुम्हारा फैसला। थैंक यू फॉर द लिस्ट। चिराग पासवान कंगना रनौत के साथ फिल्म मिले न मिले हम में नजर आए। मैं हूँ तेरी हीर, तू है मेरा रांझिया, मैंने तेनू तुम्हें मैनू प्यार किया, माही माही है सारे पिंड नू पता। चिराग पासवान ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग और फैशन डिजाइनिंग में भी हाथ आजमाया। चिराग पासवान की दूसरी पहचान बनी जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अपने पिता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की। उस समय एलजेपी मुश्किल में थी, कांग्रेस के कैंप में थी। चिराग पासवान ने पार्टी का रुख बदला और 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। पार्टी को इसका फायदा हुआ। चिराग पासवान लोकसभा के लिए चुने गए। एनडीए की सरकार में रामविलास पासवान मिनिस्टर बने। चिराग पासवान अच्छे वक्ता हैं, संगठन चलाना जानते हैं। ये देखकर रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की कमान चिराग पासवान को सौंप दी। चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के दो टुकड़े हो गए। चिराग पासवान के हाथ से एलजेपी का नाम और सिंबल बंगला दोनों चले गए, लेकिन चिराग पासवान ने हिम्मत नहीं हारी। आज भी उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है। 2024 के चुनाव के लिए उनका बीजेपी से समझौता हुआ। बिहार में 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार मैदान में हैं। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान आपकी राजनीति में एंड द स्टेट दैट आई कम फ्रॉम बिहार बहुत ज़्यादा जातियों में सांप्रदायिकता में बांटा जाता है। देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, मैं 2014 का जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त ये बातें मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती थी। ये बात सही है, पापा शुरू में तैयार नहीं थे, ही वॉज नॉट रेडी कि वो अलायंस को चेंज करें, बट इवेंचुअली उन्होंने भी गिवन किया। और आप मोदी का अनुमान था सर, तो उस वक्त हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। अब मैं अकेला चुनाव लड़ रहा था उस वक्त। थोड़ा सा इंडिया अलायंस के भीतर थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ द अलायंस एंड मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रहा था। तो उस वक्त मेरे ऊपर ही कंडीशंस डाली गई थी कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीरों का कहीं इस्तेमाल नहीं करूं। तो आई जस्ट सेड इट ऑन रिकॉर्ड वन डे कि वो मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनकी तस्वीर होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिल में बसने वाला जो है वो हनुमान बन गया। प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार इसी संविधान की वजह से देश के प्रदेश के सर्वोच्च पदों पे रहा, कारण क्या है कि कोई संविधान को बदलेगा और क्यों? बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान है, कोई मजाक थोड़ी है। आज जो प्रधानमंत्री संविधान के सामने नतमस्तक होकर और उसकी शपथ खाकर बोलते हैं कि जो भी होगा संविधान के आधार पर होगा, और ये वो लोग हैं जो संविधान समाप्त होने की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल कर देश में आपातकाल लगाने का काम किया। जो लोग आज लोकी में क्या हुआ था, और आदरणीय लालू जी का आप जिक्र करें, इनके तो परिवार के बच्चों के नाम उस आपातकाल की धाराओं में जो धाराएं लगाई गई थी उसके ऊपर रखे गए थे। तो ऐसे में ये भ्रम फैलाने की आदत है। 2015 का भी रजिस्टर आप देखेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी एक बयान को पकड़कर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा हो हल्ला मचा दिया गया कि पूरा चुनाव उस दिशा में चला गया। 10 साल बीत गए इस बात। मोदी जी से बात की है, उनकी गारंटी है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा? गारंटी मैं रखता हूं ना, मैं देता हूं। मेरे नेता जब तक थे हम लोग बोलते थे, हम लोग सरकार के हिस्से में हैं पहरेदार बनकर, समाज की उस वंचित, शोषित, दलित, गरीब परिवार से आने वाले लोगों के पहरेदार बनकर, जो आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। ये बहुत बेसिक है, बट सोचिए आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कितना बल देती है। उज्ज्वला योजना, आज सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं गांव गांव में, वो चूल्हा चौकर, धुआं, उनके स्वास्थ्य पे उसका बुरा लाभ, ये तमाम चीजें बहुत बुनियादी हैं, बहुत बेसिक हैं। बट जब आप किसी गांव में जाइएगा ना, ये सबसे बड़ी जरूरतों में से हैं। तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज उस गरीब की सबसे बड़ी जरूरतों को चिन्हित कर कर उस नींव को मजबूत किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल में जब हम लोग तीसरे नंबर पर जाएंगे अर्थव्यवस्था के मायने में, आज पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और ये डेटा है ऑथेंटिक, ये डेटा ऐसा नहीं है कि मैं
अपना कोई डेटा बना के लेकर आ चाहता हूं, और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, होइए एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस होइए। जब तक आप ओवर एम्बिशियस नहीं होंगे, आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। दुनिया निर्दयी होती है, लोग आपको सिर्फ पीछे खींचेंगे, डीमोरलाइज करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, और ये हर किसी को होना चाहिए। तो मैं अच्छा मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कैंपेनिंग के दौरान किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया हो? सिर्फ कैंपेनिंग के दौरान या आप बता सकते हैं? नहीं, पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीजन लोग थोड़ा घबरा जाते हैं मेरे पास आने से। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी वाइब्स देता हूँ, बट ठीक है, ऐसा नहीं होता, नहीं तो मैं ही ब्लश कर जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो मेरे साथ तो अच्छा है। देखिए, जब आप डायलॉग्स याद नहीं होते थे तो हाँ। आपको इतने लंबे लंबे भाषण कैसे याद हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पता है, दिस यूज्ड टू हैपन एक्चुअली में रजत सर। मतलब अब नेता का खून है, ठीक है, तो अब वो उबाल तो मारता ही था, इम्प्रॉम्प्टू बोलने की आदत है। तो जो आधे मिनट का सीन होता था, मैं उसको 2.5 मिनट 3 मिनट तक मैं उसको खींचता रहता था। तो ये मेरे साथ सही में बहुत बड़ी दिक्कत होते थे, और इसीलिए अब भाषण याद करके नहीं देता ना, पढ़ के देता हूँ। जो दिल में आता है बस वो बोलता हूँ, वक्ता नहीं हूँ। और फिर वही बात है जो मैंने अच्छा, ये बता दीजिए, जनता के उसमें है, पब्लिक डोमेन में है। जनता जिसको नकारेगी वो रहेगा नहीं, जिसको स्वीकारेगी वो आगे बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या अलग करना, क्या ऐसा दावा करते हैं कि आप कुछ अलग लाएंगे? जैसे कि आपको पता है नीतीश कुमार जी भी रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, और मतलब आप क्या अलग दावा करना चाह रहे हैं? मैं जिस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं निकला हूँ, मैं मानता हूँ कि बिहार में चौमुखी विकास की जरूरत है। मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हम लोग को रखना होगा, जहाँ एक तरफ शिक्षा पे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक शिक्षा, धर्म, मजहब, नेताओं का भड़काना, लोगों को उलझाना, ये सब चलता रहेगा, तो शिक्षित होना। और मेरे लिए रजत सर ये चिंता की बात है, आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती? क्यों ये भागलपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, बिहार के अलग अलग जिलों में क्यों नहीं हम लोग उसको एजुकेशनल हब बना सकते हैं? दूसरा, राज्य हम लोग इतना ब्लेस्ड है रजत सर, जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावना है। अयोध्या में एक राम मंदिर का निर्माण हुआ, आस्था एक तरफ है, मैं अभी आस्था पे जा ही नहीं रहा, पर सोचिए उस क्षेत्र का आर्थिक कितना विकास होने लग गया। वहां पर होटल्स आने लगते हैं, रिजॉर्ट्स आने लगते हैं, एमएनसीज आने लगते हैं। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में क्यों नहीं बन सकता? नाउ जस्ट इमेजिन, वो मंदिर बनने के बाद फिर एक बात है कि आस्था एक तरफ, जिन लोगों का विश्वास है वो जाएंगे। अब सोचिए 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में, हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने आए। वहीं पे बोध गया है, गौतम बुद्ध की धरती, आप उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां पर आता है। भगवान महावीर की जन्मस्थली है, लछवाड़ है, आपका वैशाली है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, कितने सरदार समुदाय से सिख लोग वहां पर आते हैं वहां पर। तो अगर इन सबको रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर अगर इसको विकसित कर दिया जाए, रेवेन्यू जनरेशन होने लग जाएगा। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, वहाँ पे किसानों को लेकर, अब मैं हाजीपुर, मेरे पिता जहाँ से रहे, वहाँ पर अगर हम लोग, हाजीपुर का केला बहुत फेमस है, जो भी हाजीपुर से होगा जानेगा। हाजीपुर का वो केला डाउन साउथ जाता है तो केले के चिप्स बन जाता है, और उसकी अच्छे से पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग सब होती है। अब यही प्रोसेसिंग यूनिट अगर हाजीपुर में लग जाए तो वहीं पे उस किसान के हाथ में ज्यादा दाम आएगा, वहीं पे उसकी पैकेजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, मार्केटिंग होगी। मखाना, आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने उसको दुनिया में फेमस कर दिया। अब वो मखाने को अगर हम लोग वहीं पे उसकी पैकेजिंग करें, उसकी प्रोसेसिंग करें, मार्केटिंग करने लग जाए, तो किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। एक और, हम लोग आधा साल तो बिता देते हैं बाढ़ और सुखाड़ की समस्या में। आधा बिहार, अब मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, बट मैं लिख के आपको देता हूं, ये जुलाई का महीना बीतने दीजिए, आधा बिहार मेरा बाढ़ में जाएगा, आधा सुखाड़ में जाएगा। अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा ना। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे हम लोग काम कर सकते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना पर, इससे सिंचाई की भी समस्या का हल होगा। ऐसी जगह से पानी को डाइवर्ट करके उन इलाकों में हम लोग लेकर जाएं जहां पे सुखाड़ की समस्या है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे अगर हम लोग तत्काल प्रभाव से
अगर हम लोग काम करने लग जाएं तो बिहार को हम लोग वापस से उसी ग्लोरी में ला सकते हैं जिसके लिए बिहार जाना जाता था, उसी यूनिवर्सिटी के लिए। वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, आप प्रखंड स्तर पे चले जाइए, पंचायत स्तर पे चले जाइए, नहीं है अभी भी व्यवस्था। इन सारी चीज़ों को जिस मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, टारगेट ओरिएंटेड करके, टाइम बाउंड करके हम लोग को इसमें आगे जाना होगा। तो